हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो हम ईएमआई के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करना चाहते हैं। ईएमआई के शॉर्ट नोट्स में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? कभी भी किसी कंडक्टर को मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, जैसे ये एल लेंथ का कंडक्टर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है बीवीएल। ठीक है, कभी कोई बड़ी किताब में पढ़ोगे तो बी डॉट वी क्रॉस एल भी बोल देंगे, बट आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज ही हो गया और कुछ नहीं होगा। बट अगेन या फिर कोई ऐसे बोल दे, आप पढ़ लिखे गए तो बीवीएल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तुम पिल जाओगे ये क्या हो गया। ठीक है, बट कोई नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है बीवीएल होता है और उसकी जो पोलैरिटी होती है वही से काम चल जाता है। पोलैरिटी के लिए आप क्या करते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स कैसे लगती है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आता है सेल का और नीचे की तरफ नेगेटिव टर्मिनल आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट कंडक्टर और कर्व कंडक्टर है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इस कर्व कंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हो किससे? एक स्ट्रेट कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस बीवीएल। अब इसमें बी है, वी जो है वी है और एल जो है वो 2r हो जाएगा। और जो डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस की, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है, फ्लोर से इधर की तरफ आ जाएगी तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, ऐसे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? अब वो फोर्स कैसे निकालते हो और एक के लिए अलग रूल हो सकता है, तो दैट इज ओके, बट मैं तो ऐसे करता हूँ कि थंब को आई पुट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऐसे कुछ, एंड देन दिस इज वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे फोर्स लगी है। ठीक है, दैट इज ओके। BV2R ऐसे कुछ आ गया मेरे पास, कोई पंगा नहीं है। अगर ऐसे घूम रहा हो तो इसमें पंगा हो जाता है, BVL करने में पंगा है कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। एंड अगेन द पोलैरिटी की बात अगर की जाए तो पोलैरिटी की बात करते समय वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन ऐसे कुछ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से हमारे पास आता है। एक्चुअली वेलोसिटी अलग है ना, एक पॉइंट की ओमेगा एक्स डीएक्स करके इंटीग्रेट करते तो इस तरीके से आता है ना? ठीक है, अगर ऐसे कुछ वेलोसिटी v से हमारे पास यहाँ पे चल रहा हो तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और जो करंट हो जाएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? BVL बाय रेजिस्टेंस R। और अगर हम लोग ये जो करंट यहाँ पे फ्लो करता है इस लूप में, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स देखना चाहिए कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा वायर पे, तो फोर्स कितना लगेगा? BIL फोर्स होता था। और BIL में अगर हम देखते हैं तो आई हमने निकाल लिया, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R आ जाता है। बहुत बार इस फोर्स को निकालने का एक और तरीका होता है, विच इज फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है FV, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R, रेटेड हीट डिसिपेशन इन द रेजिस्टर। तो यहां से भी अगर हम लोग F की वैल्यू निकालेंगे तो वी गेट द सेम रिजल्ट, V स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। यहाँ पे तो आप घर जाके फिगर आउट भी कर सकते हो, बट दैट इज ओके। एक दूसरा तरीका और होता है। फिर अगेन ये मोशनल ईएमएफ वाली बात हमारे समझ आ जाती है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या टॉपिक होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, पाई एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जाती है बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, फैराडेज लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमें समझ आ जाता है क्या है, तो फैराडेज लॉ ये बेसिकली हमें बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है किसी भी लूप में। एंड देन अगेन इसमें एक छोटी सी बात ये भी रहती है कि ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंट किस वजह से? लेंज लॉ वाली बात है, अपोजेस द चेंज। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपोजेस द चेंज विच कॉज्ड इट, अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, या फिर ऐसे कुछ बोल सकते हैं, अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है
तो इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि वो जो फ्लक्स में जो चेंजेस अपोज करेगा। एसेंशियली इसका हमारे लिए रेलेवेंस ये हो जाता है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता है किसी भी सिचुएशन में तो हमें उसे कम करना है, तो हमने राइट हैंड थंब को ऑपोजिट टू बी एक्सटर्नल रखते हैं, आरएचटी को हम लोग ऑपोजिट टू बी एक्सटर्नल रखते हैं, और हमारा जो फिंगर का कर्ल है वो हमें बता देता है कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना भाई। एक लूप है और यहाँ पे अगर सपोजिटली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ऊपर की तरफ, तो हम अपने थंब को ऐसे रखेंगे ताकि कर्ल जो है हमें पता चल जाएगा, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और अगर फ्लक्स की कम हो रहा होता है तो फिर हम बोलते हैं कि जो हमारा राइट हैंड थंब है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट मिले और वो और बढ़ सके। तो ये लेंज लॉ की कहानी हमारे पास आ जाती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात यहां से आ जाती है हमारे पास। दैट इज लार्जली ओके। एक हमारे पास एसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर में अगर इसे हम लोग टरबाइन, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और ये घूम रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस जो जाता है वो कितना हो जाता है, एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को याद रखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाता है। अगेन वो कॉस और साइन बेसिकली देखो वो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन। जैसे अगर ये टी इक्वल टू 0 में एक सिचुएशन है तो जब ये टी टाइम बाद जो थोड़े एंगल से डिस्प्लेस होगा, अभी जो एंगल है वो कितना है स्टार्टिंग में, एरिया वेक्टर ऐसे मैग्नेटिक ऐसे है कि इनके बीच का एंगल 90 है। थोड़े टाइम बाद एंगल जो हो जाएगा वो जब ओमेगा टी से घूम जाएगा ये, तो 90 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा एंगल। 90 माइनस ओमेगा टी पे साइन कॉस फ्लक्स के लिए बी डॉट ए कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। कुछ ऐसे बहुत बार साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों आ जाते हैं, ऐसे कुछ डोंट वरी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से मेरे को लगता है। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इन द क्वेश्चन, होगी तो देख लेंगे। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे कुछ आ रहा है। ये ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे घूम रहा है। टॉर्क ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं जनरली द वे आई लुक एट इट इज टॉर्क इनटू ओमेगा विल बी द पावर ड्यू टू द टॉर्क एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया आपको, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया तो वहां से आप करंट निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे तो वहां से आप आई स्क्वायर आर बाई ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे। तो ऐसा कुछ हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं अगर कोई पूछे तो। वैसे कोई बात नहीं है, बट अगर कोई पूछेगा तो हम इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। ये इसी जनरेटर की कहानी आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटेशन, आता है फैराडे या लेंज लॉ का। क्या लिमिटेशन होता है, हाँ बेसिकली लिमिटेशन ऑफ फैराडेज लॉ है पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप बताता है, नॉट बिटवीन टू पॉइंट्स। पूरे लूप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता चलता है इससे, ये नहीं पता चलता कौन से दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। या पूरे लूप के लिए इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे नहीं सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो अगर कभी इंडिविजुअल पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन पूछी हुई है तो फैराडेज लॉ लगा के गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पे हमें केयरफुल रहना पड़ता है। कोई बात नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम बात करें तो एक लूप की कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होती है, एज इन अगर आप उसमें कुछ करंट को चेंज करते हो तो अपने अंदर करंट के चेंज को रोकता है, जो उसके अंदर सेल्फ इंड्यूस हो जाता है कुछ। एंड दैट सेल्फ इंडक्टेंस अगर एल है तो वो जो रिलेशन होता है एल का वो हो जाता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे वो एल आई होना चाहिए। इज दैट ओके। अगर लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो एल आई है तो उसमें जो एल है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे लूप है तो उसका जो मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, आप फ्लक्स निकाल लोगे इसमें कितना आ रहा है और इसे प्रूव भी कर सकते हो, बट इस तरीके से हमें पता चल जाता है। एक छोटा सा फैक्ट होता है जो आई डोंट नो कभी कभार हम लोग को यूज हो जाता है कि जो ये सेल्फ इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स हो जाती है और फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते समय भी वो एन टाइम्स हो जाता है, क्योंकि वो भाई एन बार फ्लक्स पास करता है ना, हर एक टर्न से एक बार फ्लक्स पास करता है, इसलिए वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगली बात जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर कितना होता है। एक इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है।
सिंपल सी बात है, जब फ्लक्स है एल डी आई बाई डी एल आई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इंडक्टर में, वो हमेशा हम लोग इमेजिन करते हैं कि जिधर से करंट एंटर कर रहा है उस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, जिधर करंट लीव कर रहा है उस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है, ऐसा क्यों है? क्या जरूरी है एक्चुअली में ऐसा नहीं? एक्चुअली में होना ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली में तो इस बात पे डिपेंड करेगा करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है। करंट अगर बढ़ रहा है तो उसे अपोज करेगा, करंट कम हो रहा है तो उसे सपोर्ट करेगा। बट वो डी आई बाई डी टी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हम फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हम ये अज्यूम कर लेते हैं जिधर करंट एंटर कर रहा है उस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर करंट लीव कर रहा है वो नेगेटिव, और ईएमएफ इंड्यूस एल डी आई बाई डी टी। इज दैट ओके? ठीक है, अब हमारे सामने कुछ इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। इंडक्टर को चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक इंडक्टर है भाई साहब, और इंडक्टर का ऐसे टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं करंट थ्रू द इंडक्टर जो है वो 0 होगा एज एक इंडक्टर के लिए आईएल वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, एकदम से चेंज आईएल में नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात वीएल की अगर हम लोग यहां पे बात कर लेंगे तो करंट 0 होगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के अक्रॉस ही आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर देख लेंगे तो वो ई के बराबर ही हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात? इसमें चेंज आ सकता है इंस्टेंटेनियसली, वी में चेंज यहां पे आ सकता है। जैसे कैपेसिटर में क्या है, वी सेम रहता है, आई का चेंज हो सकता है इंस्टेंटेनियसली। इंडक्टर में आई सेम रहता है, वी चेंज हो सकता है इंस्टेंटेनियसली। इज दैट ओके? ठीक है, उसके बाद एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या कहानी है? एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी जब हम देखते हैं तो आईएल की वैल्यू कितनी हो जाती है? ई बाई आर। बेसिकली हमारा एक स्टेडी स्टेट एनालिसिस पिक्चर में आ जाता है, और स्टेडी स्टेट के अंदर एक इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? एल बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस वायर, क्योंकि एल डी आई बाई डी टी जो है वो जीरो हो जाता है ना, करंट तो कांस्टेंट हो जाता है। तो फॉर ऑल आवर कैलकुलेशन पर्पसेस हमें एल को एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस करना होता है। जैसे आप इसे एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो गया, तो ये ई बाई आर आपका करंट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी ऑब्वियसली वो जीरो आ जाएगा इंफिनिटी पे। गाइस आर वी क्लियर अबाउट इट? एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी अगर हम करंट की बात करते हैं तो वो करंट कुछ एक्सपोनेंशियल राइज वाला जो ग्राफ होता है ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आर टी बाई एल ऐसे कुछ आता था ना गाइस? ये सर नो माइनस आर टी बाई एल, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ई रेज टू पर ई माइनस आर टी बाई एल कुछ ऐसा आ जाता है। वो एल डी आई बाई डी टी डाल के भी आप कर सकते हो, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ग्राफ की जब मैं बात करता हूं यहां पे, तो ग्राफ मुझे पता है कि आई वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। इवेंचुअली आपको पता है कि जो करंट है वो ई बाई आर हो जाना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हो तो ई से स्टार्ट होता है, एंड इवेंचुअली पता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि जीरो हो जाना है। कुछ इसमें डाउट लग रहा है तन में? पक्का? ओके। टाइम कांस्टेंट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एन एलआर सर्किट, क्या होता है? एल बाई आर। दैट इज अ सिंपल इनफ आर्ग्यूमेंट। एंड आपको ऑब्वियसली बात है ये पता चल जाएगा अगर मैं बोलूंगा कि एट टी इक्वल टू टाउ अगर आप करंट देखना चाहोगे तो वो 63% हो जाएगा, 0.63 या 63% टाउ पे। और अगर आप टी इक्वल टू टाउ पे ये देखना चाहोगे कि ये कितना है तो ये 37% हो जाता है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की बात करें तो अगर दो इंडक्टर सीरीज में हैं, क्या है? सीरीज में अगर दो इंडक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होता है वो कितना हो जाता है? L1 प्लस L2। जो रेजिस्टर वाले रिजल्ट होते हैं वही रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे। और जब इंडक्टर पैरेलल में तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इज दैट ओके? सिंपल सी बात।
इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ Li²। बहुत सिंपल सी बात है। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो B²/2μ0 हो जाता है अगर मीडियम वैक्यूम है, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू B²/2μ अगर मीडियम कुछ और है तो। B²/2μ अगर मीडियम कुछ और है तो कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडक्टर में, जैसे ये कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस वाली, इसके अंदर अगर हम देखें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इसके अंदर एनर्जी की बात करेंगे तो B²/2μ0 तो आपका एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो AL है, और B² इज μ0 Ni/L² इनटू AL/2μ0। अगर मतलब अगेन कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, बस ये वाली बात मैं समझाना चाहता हूँ कि यहां से आप कैलकुलेट करो या फिर आप हाफ Li² से कैलकुलेट करोगे तो आपका दोनों केस में सेम आंसर आएगा। इज दैट ओके? टेलिंग अस की एनर्जी डेंसिटी वाला बात ठीक है। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात की जाए तो क्या होता है? एक लूप से करंट पास करने पे दूसरे लूप से फ्लक्स पास करता है, और जो दूसरे लूप से फ्लक्स पास कर रहा होता है लूप 1 के करंट की वजह से, उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे कुछ बोल देते हैं। और अगर आप I1 को चेंज करोगे तो दूसरे लूप से फ्लक्स चेंज होगा, और जब दूसरे लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो एक लूप में करंट चेंज करने से दूसरे लूप में जब EMF इंड्यूस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में अगर आप जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइल के अंदर एक छोटी कॉइल इस तरीके से प्लेस्ड है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि φ2 कितना होगा, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, वो m टाइम्स I1 हम बोल देंगे। और यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू देखी जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते समय हमें देखेंगे कि यार जैसे इसमें कुछ I1 करंट अगर फ्लो करता तो I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? μ0 N2/L2 इंटू I1 सॉरी N1/L1 μ0 Ni। और फ्लक्स के लिए बात करते तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू उसका एरिया A2, ऐसे कुछ। तो यहां से आप नोटिस करते तो μ0 N1 N2 A2/L1 इंटू I1, ये φ2 आ जाता। तो ये जो टर्म है हमारा, दिस टर्म इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। राइट? पक्का से? यस। और इस लूप के अंदर अगर मैं फ्लक्स थ्रू लूप 1 निकालता हूं यहाँ पे, तो फ्लक्स थ्रू लूप 1 यही म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2 हो जाता। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल बात है निकालना, क्योंकि I2 करंट अगर इसमें फ्लो करता है तो आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह नहीं बता सकते हो। बट म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी टाइप की एक चीज होती है कि अगर आप φ2 निकाल रहे हो Mi1, तो φ1 जो हो जाएगा वो Mi2 हो जाएगा, इवन दो आपकी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, बट ये हो जाएगा। इज इट ओके? ऐसा कुछ एक आर्ग्यूमेंट आता है। फिर एक ट्रांसफार्मर वाली कहानी होती है। ट्रांसफार्मर में दो इक्वेशंस आपको समझ आनी चाहिए। एक Vp/Vs जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्राइमरी सर्किट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी सर्किट, इज Np/Ns, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और दूसरा हो जाता है दिस इज इक्वल टू Is/Ip, क्योंकि Vp/Ip इज इक्वल टू Vs/Is ड्यू टू पावर कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से कुछ ये आ जाता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर वाले वजह से। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बार ये जो Vp/Ip इज इक्वल टू Vs/Is है, ये इक्वेशन बहुत बार हिली हुई होती है। क्या हिला हुआ होता है इसमें कि ये नहीं लिखे, ये ट्रू नहीं होती, बोल देते हैं एफिशिएंसी 100%, एफिशिएंसी 90% है। तो आपको पता चल जाएगा जो Vs/Is है वो 90% ऑफ दिस है। इज दैट ओके? समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है, तो बस वही वाली कहानी है। तो ये Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns तो ठीक है हमेशा, बट वो Is/Ip के बराबर है नहीं है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी कंजर्व है नहीं, कंजर्व एनर्जी है नहीं है, तो फिर इस इक्वेशन के हिसाब से आप मैनेज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसी ऑसिलेशन नाम की बकवास होती है। अगर Q0 चार्ज से कैपेसिटर है, t=0 पे सर्किट क्लोज करते हो, तो यहाँ पे सर्किट जो है क्या करता है? एलसी ऑसिलेशन अंडरगो करता है। किस तरीके का एलसी ऑसिलेशन अंडरगो करता है? जो चार्ज एट एनी टाइम t है वो क्या हो जाएगा? ये जो चार्ज है ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट वाली फीलिंग से हो जाता है। तो ये Q0 cos ओमेगा t इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन आ जाएगी। और Q0 और I जो होगा वो dq/dt या -dq/dt, जैसे भी आप बोलोगे यहाँ पे,
तो अगर करंट कुछ इस तरीके से मैं बोल देता हूँ माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो वो कॉस में ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से करंट आ जाएगा मेरे पास। स्टैंडर्ड बेसिक बात अगेन, एक यहाँ पे एनालॉजी होती थी अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक चार्ज की एनालॉजी डिस्प्लेसमेंट से होती थी, करंट की एनालॉजी वेलोसिटी से होती थी। तो अगर मैं एक पार्टिकल को एसएचएम करा रहा हूं और इनिशियली कुछ चार्ज देने का मतलब है कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो आप राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो ना, राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करने पे इनिशियल फेज एंगल पाई बाय 2 हो गया, तो इनिशियल फेज एंगल पाई बाय 2 हो गया तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कॉस ओमेगा टी बन जाता है। तो इसकी कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगी और ये कुछ कहानी है। अगेन ये बात शायद फिर भी कुछ जो कंफ्यूजन लग रहा हो, कोई बात नहीं, जो हमारे के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट एल सी। ओमेगा की जो वैल्यू है 1 बाई रूट एल सी हो जाती है इन दिस केस। टोटल एनर्जी कितनी होती है, अगेन आप दोनों बोल सकते हो, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c या फिर हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। इनफैक्ट एल आई मैक्स जो है ओमेगा क्यू नॉट है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। और विच इज अगेन मतलब, और ये एट एवरी इंस्टेंट जो भी चार्ज है क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। तो मतलब कभी ऐसे होता है कि इनिशियली इतना चार्ज दिया, आप बताओ इतना चार्ज देने के बाद करंट कितना हो जाएगा, तो आपको करना क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके निकालना पड़ेगा, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने बन सकती है एलसी ऑसिलेशन में, ठीक है। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ और एलसी ऑसिलेशन जानने का मन है तो बताओ, मैं बताऊंगा। क्या इतना भी मन नहीं था हमारा जानने का, आपने फालतू बताया, कोई बात नहीं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ डीबी बाई डी टी। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी पॉइंट पे, तो अगर हम एट एनी आर लेस देन कैपिटल आर देखेंगे तो इसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आर बाई 2 डीबी बाई डी टी। और अगर किसी भार वाले पॉइंट पे हम लोग नोटिस करते हैं तो फिर से टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है विच इज आर स्क्वायर बाई 2r डीबी बाई डी टी। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे आर के साथ, तो पहले वो स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे कुछ ग्राफ है। अगेन जो मैक्सिमम वैल्यू आर बाई 2 डीबी बाई डी टी है एट द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन, इस तरीके से आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ठीक है ना यार, ये बात पता होनी चाहिए। अगर एक कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास और उसको आप ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहे हो, उसको आप ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहे हो, तो इन दैट केस अगर आप दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड का रोल नहीं है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स इमेजिन करते हैं कि एमए फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे लग रही होगी, और एमए फोर्स लग रही होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए क्यू यू ई आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता चल जाएगा ऐसे कुछ है, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू पता चल जाएगी ई आई इंटू एल, एंड देन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एम ए बाई क्यू इज इंटू एल। तो ये कुछ हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा दोनों साइड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इज दैट ओके। और टर्मिनल की बात कर रहा हूँ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस इधर है और नेगेटिव चार्जेस इधर है। इज इट फाइन, इज इट ओके, इट इज नॉट ओके। एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, नेगेटिव चार्जेस हिलते हैं क्योंकि वो फ्री टू मूव होते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस इधर आते हैं और पॉजिटिव चार्जेस इधर आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट की तरफ आती है, बिकॉज ये खुद चार्ज नेगेटिव होता है तो उस पर फोर्स इधर की तरफ क्यू इंटू ई आई लग जाती है, बट एक्चुअली चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें याद रहने वाली होती है कि वी ए माइनस वीबी की अगर हम लोग बात करते हैं, वी ए माइनस वीबी की बात करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा इस बार क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ है। इज दैट ओके? थोड़ा सा ये क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है वो थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाती है बहुत बार, बट ठीक है, दैट्स ओके। इसके अलावा अगर एक डिस्क या कंडक्टिंग डिस्क आपको उसे घुमा देते हो तो उसके दोनों टर्मिनल्स के सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। एंड फिर से इस बार हम सोचते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो एक चीज हमें ये समझ आनी पड़ती है कि यार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे एक इधर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो उसका एक सूडो फोर्स हमारा बाहर की तरफ हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स,
तो अंदर की तरफ Q इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फील्ड फोर्स होगी, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो m ओमेगा स्क्वायर x बाई क्यू ऐसे कुछ आ जाती है। इसको इंटीग्रेट करते हो तो x स्क्वायर बाई 2 कुछ आ जाएगा, और x स्क्वायर बाई 2 में अगर रेडियस a है तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। a पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, b पॉइंट का ज्यादा होगा? ये सोचने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो फ्री चार्ज है वो कौन से, नेगेटिव वाले चार्जेस, वो किधर की तरफ जाएंगे? जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा हमारे पास, और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे आएगा, विच वुड मीन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इधर की तरफ होगी, विच मीन VA माइनस VB है, बिल्कुल ठीक है, तो प्लस हो गया ये कुछ हमारे पास कुछ, इसको एक नाम भी देते थे कुछ अगर याद हो तो, होमोपोलर जनरेटर कुछ ऐसे बोल देते कि बस घुमाने से ऐसे कुछ जनरेटर टाइप्स हो जाता है, बन जाता है कुछ, बिना मैग्नेटिक फील्ड के काम हो रहा था, तो ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट आता है, बट दैट्स ओके, बहुत इररिलेवेंट सी बात है, ठीक है। कंडक्टिंग डिस्क ऐसे कुछ कहानी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात हमने SHM में नहीं करी थी ना, बता दिया था क्या मैंने SHM के शॉर्ट नोट्स में? आई डोंट नो, मतलब तुम मेरे से ज्यादा लॉस्ट हो, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में अगर हम बात करते हैं तो हमें एक SHM में भी होता है और इस LC ऑसिलेशन में भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। SHM में अगर मैं देखता हूं तो मैं जनरली इस तरीके से हम इमेजिन कर लेते हैं भाई, किसी x डिस्टेंस पे पार्टिकल पे kx फोर्स तो है ही ऑलरेडी, और अगर उसकी वेलोसिटी इधर है तो bv फोर्स और है, कितनी फोर्स? bv फोर्स कुछ इधर की तरफ और है। तो जैसे F इज इक्वल टू, अगर हम देखते हैं तो माइनस kx माइनस bv, F को हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डाल देंगे, बी डी वी को डी एक्स बाई डी डाल देंगे, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की हमारी औकात नहीं है। इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली लिखते हैं कि ए एक्स की वैल्यू आ जाती है ए ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी बाई 2m। इसको बेसिकली एफ को आप एम ए भी लिख सकते हो, एम ए इज इक्वल टू दिस इनटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट। ओमेगा बदल जाता है कुछ, और नए ओमेगा की वैल्यू जब हम देखते हैं तो नए ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर द रूट, जो ओरिजिनली हमारे ओमेगा की वैल्यू के बाई एम होती है माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ओमेगा की वैल्यू भी आ जाती है। इज दैट ओके? बेसिकली ये ए ई रेशो माइनस बी टी बाई 2 में बी बाई 2m का स्क्वायर ही इफेक्टिवली है, तो ओमेगा कुछ इस तरीके से आ जाता है। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड जो है वो एसेंशियली ये है, तो वो ई रेशो माइनस 2bt बाई 2m, व्हिचएवर इट इज। तो ऐसे कुछ ऐसे आ जाता है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ भी बहुत बार इसमें एक ऐसा ग्राफ, सिंपल से लॉजिकल सी बात होती है कि ऑब्वियसली टोटल एनर्जी जो है कम होती चली जाएगी ना, डैम्प हो रही ऑसिलेशन तो कुछ एनर्जी लूज होती जा रही है ना। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है इन केस ऑफ SHM। इन केस ऑफ LC ऑसिलेशन में जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो जब L और C के साथ एक R भी लगा देते हैं तो वो ऑसिलेशन कैसा हो जाता है? डैम्प हो जाता है, रजिस्टर में कंटिन्यूअसली हीट डिसिपेट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जब चार्ज की बात करते हैं एनी टाइम t, तो वो x वाला रिलेशन मैच करना होता है, चार्ज इज करस्पॉन्डिंग टू x, तो चार्ज x के करस्पॉन्डिंग है, तो जो Q नॉट है हमारा ई रेज़ टू माइनस बी टी बाई 2m। अगेन अब यहाँ पे देखो क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बेसिकली L है दैट इज टू बी रिप्लेस्ड, सॉरी L कह रहा हूं, जो यहाँ पे मास है वो L से रिप्लेस हो जाता है, जो क्या कैपेसिटेंस है ना, हाँ, जो K है वो F इज इक्वल टू के एक्स, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, 1/c से रिप्लेस हो जाता है, और आई थिंक एक और चीज क्या है, B जो है वो उससे रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जा रहा है, ऐसे कुछ। ये एनालॉजी याद कर लेते हो तो एक रिजल्ट याद कर लो, दूसरा याद हो जाता है। तो जैसे Q की बात करूं तो Q ए एम्पलीट्यूड ई रेशो माइनस बी टी बाई में, तो ई रेशो माइनस बी की जगह L T बाई, सॉरी L कह रहा हूं, ई रेश टू पावर एक्स बी की जगह R T बाई 2L, ऐसे कुछ आ जाता है। इज दैट ओके? उसके बाद अगेन साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट। ओमेगा डैश की बात करता हूं तो अंडर द रूट ऑफ 1/LC, k बाई एम के हिसाब से k is 1/c एंड दैट इज ओके, माइनस r स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाता है। टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ Q नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस आर टी बाई एल
अपॉन सी। क्यू स्क्वायर बाई 2c कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो हाफ के ए स्क्वायर होता था, बस इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है ये। तो ये एलसी ऑसिलेशन का रिजल्ट हमारे लिए होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर डैम्ड ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन वाला, ठीक है। दो पिल गए ना, छोड़ देते हैं इसको, कहने की जरूरत नहीं है इसकी, बस बताना मेरी मजबूरी है इसलिए बता रहा हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है। एक हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर ये ऐसे इंडक्टर है, बहुत देर तक स्विच ऐसे बना हुआ है, अगर एट सम टाइम इंस्टेंट अगर आप इस स्विच को इधर ट्रांसफर कर दें, अगर एट सम टाइम इंस्टेंट इस स्विच को इधर की तरफ ट्रांसफर आप कर दें, तो सिचुएशन ये रहती है कि अब इसमें बहुत बार ऐसा लगता है करंट सेम रहेगा, बट इस बार करंट सेम नहीं रहता। इंस्टेड ऑफ करंट बीइंग सेम, क्या चीज सेम रहती है? फ्लक्स सेम रहता है। तो पहले कितना था? अगर पहले ओरिजिनली करंट आपका t इक्वल टू 0 माइनस पे करंट अगर आपका था तो वो ई बाई आर था। तो आइए t इक्वल टू 0 प्लस पे आप करंट को सेम रखने की जगह, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स एकदम से चेंज हो जाएगा क्योंकि दो इंडक्टर से पास करना पड़ेगा, तो 3li डैश इज इक्वल टू li नॉट जो था हमारा, तो i डैश की वैल्यू i नॉट बाई 3 हो जाएगी, तो वो e बाई 3r आ जाता है। फ्लक्स को सेम रखना होता है रादर देन करंट को सेम रखना है। एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, हमने स्टार्टिंग में रूल बनाया कि फ्लक्स को सेम रखना होता है, बट फ्लक्स को सेम नहीं रखना होता, क्या सॉरी स्टार्टिंग में बनाया था करंट जंप नहीं आता, बट एक्चुअली फ्लक्स में जंप नहीं आता, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ फाइव होता है ना ईएमएफ इंड्यूस, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो फ्लक्स में जंप नहीं आता। हाँ बेटा, इसमें मैंने फ्लक्स किया, फ्लक्स एल आई होता है, तो यहाँ पे पहले में फ्लक्स एल इंटू आई नॉट था, और अब 3l से पास करेगा, एक एल आई और एक 2l आई, तो इसलिए कुछ ऐसा किया मैंने। एक और दूसरा एक छोटी सी एक बात इसमें और होती है, आखिरी बात है कि एक इंडक्टर में बहुत बार नॉन आइडियल इंडक्टर होता है जिसकी खुद की भी रेजिस्टेंस दे रखी होती है, क्योंकि वायर तो ही होती है इंडक्टर में, तो वायर की रेजिस्टेंस हो सकती है कुछ, तो इन दैट केस क्या होता है? बस कुछ नहीं, बस इसको ये रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं इसकी कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसके सीरीज में एक 10 ओम रेजिस्टेंस लेते हैं, तो अगर ओरिजिनली 10 ओम है तो 10 ओम और यहाँ आ गया, बस खत्म। जैसे इंडक्ट सेल में होता है ना, एक रेजिस्टेंस अलग से मान लेते थे ना, बस इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस अलग से एक इमेजिन कर लेते हैं, और सारा क्वेश्चन वैसे ही रहता है जैसा करना है हमें। इज दैट ओके? दैट इज इट। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर ओवर हो गया बच्चों। शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।